नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी, जो एज यूजुअल हम लोग इधर-उधर की बात करेंगे देश में सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स के हिसाब से। सबसे पहले सर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार आदि। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से जो चीज़ें आई हैं, जो एक स्टेटमेंट आया है, उसमें तो बड़ा क्लियरली बताया गया है कि भई टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इन्होंने क्लेम करा है सर 17 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी के बीच में टोटल 8 क्लेम्स आई हैं सर वेस्ट बंगाल के अंदर। उसमें से 3 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हैं और 2 मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की हैं सर। तो आप ये जो वेस्ट बंगाल में इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, उसको किस तरह देखते हैं सर? से अब एसआईआर का विरोध दो तरह से हो रहा है, इसको आप समझें। अभी एक इंडिया टुडे की एक पत्रकार बता रही थी, एंड वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ है। मैं नाम भूल जाता हूँ, जिस संजय दीक्षित जी ने याद दिलाया था। वो बता रही थी कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, इसके लोग इलेक्शन कमिश्नर से मिलने जाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने जाते हैं और उनके पास बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं, सर यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, वगैरह-वगैरह। लेकिन सर बुरा मत मानिएगा, नीचे उतर के हमें आपको गाली देनी ही देनी है। तो वो ये एक शुरू हो गया है। अब जैसे अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे बदतमीज़ी की और उन्होंने उनको उनकी हैसियत बता दी। अब उंगली इसे दिखाई। देखें, 2 चीज़ें थी। पहली बात, 2.5 घंटे आप अंदर थे, 2.5 घंटे तो बदतमीजी नहीं हो रही होगी ना। 2.5 घंटे में आपने वहां 2 कप कॉफी पिया, 2.5 घंटे तो बदतमीजी नहीं हुई। वो पूरी बड़ी प्यार से वार्ता होती है और निकलते निकलते कुछ ना कुछ कर लिया जाता है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक अपॉइंटेड आदमी हैं, सीधे जनता से चुनकर नहीं आए हैं, उनको मोदी सरकार ने नियुक्त कर दिया है। कल को यही बात आप राष्ट्रपति के लिए कहेंगे, वो भी चुन के नहीं आई सीधे, वो भी सीधे चुन के नहीं, उनको भी मोदी सरकार ने नियुक्त किया है। कल को यही बात आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कहेंगे, वो भी सिंध को चुन के नहीं आए सीधे। तो ये तो एक विचित्र सी बात हो गई ना। तीसरी बात, एसआईआर का विरोध इस पर्पज से भी किया जाता है, जैसे हर चुनाव के पहले कहा जाता है ईवीएम फर्जी है। जीत गए तो फिर ईवीएम पे बात ही नहीं होती, हार गए तो साहब हमने तो पहले ही कहा था ईवीएम फर्जी। चुनाव, अब आप देखें, उमर अब्दुल्ला ने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था। उन्होंने कहा था पूरे देश में एसआईआर कराने से पहले हमको बिहार के चुनावों का नतीजा देख लेना चाहिए। अगर बिहार में महागठबंधन जीत जाता तब हम एसआईआर कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक इज दैट, आप बताएं। मतलब ये होता है कि साहब अगर हो गया तो ठीक ठीक, नहीं हुआ तो हमारे पास दोष देने के लिए एक रेडीमेड एक आइटम होना चाहिए। फिर वो ईवीएम हो, बैलेट हो, चुनाव आयोग हो, एसआईआर हो, कुछ ना कुछ हमें पास होना चाहिए। तो बंगाल की भी ऐसी ही स्थिति है। बंगाल में लेकिन स्थितियां कहाँ बदल रही, मैं देख रहा हूँ। संदेश खाली में जहाँ पे हमने देखा कि महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ था और कितनी हिंसा हुई थी, संदेश खाली में जहाँ पे हमने देखा कि ईडी वालों के सर फोड़ दिए गए थे, संदेश खाली में जहाँ पे शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं हो सकता था जब तक उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया, उस संदेश खाली में कल एक मुस्लिम अपराधी को पकड़ने के लिए जब ममता बनर्जी की पुलिस गई तो उन्होंने वहां पर आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों के सर फोड़ दिए। अब आप सोचो, ममता के कैडर ने ममता की पुलिस के सर फोड़ दिए। उसके बाद पुलिस और ढेर सारी पुलिस लेकर गई और उन सबको उठा लाई, और जिनको उठा के लाई वो टीएमसी के ग्राम प्रधान और डिप्टी ग्राम प्रधान थे। तो अब आपको एक चीज नजर आ रही कि वहां पर जो पुलिस है वो भी जैसे उनका जी उब गया है साहब। देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, पर आदमी का पेशा पेशा होता है। पुलिस वालों का भी अब एक, जिसे कहना चाहिए, पानी नाक के ऊपर चला गया है। टीएमसी के गुंडे पुलिस वालों के घर में महिलाओं को घुसकर धमका रहे हैं, फोन करके उठा ले जाने की धमकी दे रहे हैं, थाने में दरोगाओं को और इंस्पेक्टरों को थप्पड़ मार रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इन्होंने अब सर ही फोड़ दिया उनका। ये बात बहुत बड़ी है जिसको मैं किसी भी एसआईआर या किसी भी चीज से उठ के देखता हूं। ये दिखाता कि कहीं ना कहीं पुलिस का भी सब्र समाप्त हो गया है,
क्योंकि पुलिस को, पश्चिम बंगाल की पुलिस को ममता बनर्जी ने और उसके पहले वामपंथियों ने एक कैडर के रूप में बना दिया था। पहले वामपंथी पुलिस को कैडर की तरह प्रयोग करते थे, अब ममता प्रयोग करती है। अब ऐसी हालत में पुलिस का भी ममता सरकार से और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से कहीं ना कहीं एकदम जिसे कहना चाहिए जी भर गया सॉर्ट ऑफ नजर आ रहा है, और ये चीज पश्चिम बंगाल में एक बड़ा अंतर डालेगी। सर अभी एक इलेक्शन आए, ये जो नंदीग्राम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, टीएमसी को एक सीट नहीं मिली उसके अंदर। बीजेपी टुक ऑल 9 सीट्स, सारी की सारी। ऑल्दो ये बड़ा एक साइडलाइन सा चीज है, बट इसको आप कहीं पॉलिटिकली नहीं रिलेवेंट नंदीग्राम में तो ममता खुद ही हार गई थी आदि। नंदीग्राम में तो ममता बनर्जी खुद ही चुनाव हार गई थी। एक मतलब सीट आप सोच कर देखे हैं कि ममता खुद चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बनी। जो मतलब अभी कोई और भाजपा शासित प्रदेश होता तो लोग कहते हैं साहब इन्हें मुख्यमंत्री बनने का हक ही नहीं है। 240 सीट लाकर नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि तुम प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं। यहां ममता अपना चुनाव ही हार गई, लेकिन वो बड़ी नेता है। अच्छा, ये मतलब देखिए, जो आप वेस्ट बंगाल में इस टाइम पे देख रहे हैं सर, इसकी जो बाहर है, आप जैसे बोल रहे हैं पुलिस एक तरफ हो रखी है। मेरे को जो चीजें सुनने में आई है उसकी पे मैंने आवाज उठाई थी, सीए के जो रजिस्ट्री हो रही थी वो ठीक से नहीं हो रही थी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज सुबह किसी का ट्वीट आया हमको कि भैया आपने ये आवाज उठाई, उसके बाद एक्चुअली इसके ऊपर काम किया गया है। तो हमने वो भी देखा होता हुआ कि एक स्पेशल ऑफिसर को लगाया गया है कि भैया आप अभी फटाफट सीए के जितना भी काम है उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ भेज रहे हैं वहां पर। आज ही ये इंस्ट्रक्शन आया है। तो रिएक्शन भी हो रहा है। अमित शाह साहब भी उधर पे गए जहां पर बड़े तीव्र तरह से बोला गया कि भैया आपको होटल से निकलने नहीं देंगे, ये वो एंड ऑल दैट। तो आप ये जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है वहां पर, और कांग्रेस एकदम शांत है। कांग्रेस एकदम चुप बैठी हुई है, बिल्कुल भी उसका कोई स्टेक ही नहीं है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो आप कैसे देखते हैं सर ये वन ऑन वन फाइट जो अभी चल रही है दोनों के बीच में? जहां तक CAA की बात है, मेरा पूछना है कि 6 साल से भाजपा सरकार क्या कर रही थी? वो तो सर अब जो भी है पता ही है आपको। हाँ, आपने उसके रूल्स फ्रेम करने में इतनी देर लगाई। आप आज तक आप CAA के तहत 150 लोगों को नागरिकता दे पाए। तो कौन सा CAA, कैसा CAA? पहली बात। अब आप हड़बड़ी में लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप समझें राहुल गांधी की कांग्रेस पूरी तरह सरेंडर्ड है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हो रही, वो भी ममता बनर्जी द्वारा। अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने के चलते कांग्रेस में लगातार साइडलाइन किया गया है, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि ममता के पैर पकड़ लो, वो भाजपा को हरा सकती हैं। और अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, वो हमेशा ममता के खिलाफ बोलते रहे, लगातार बोलते रहे। अधीर रंजन चौधरी अपने आप में एक केस स्टडी भी है। बहरामपुर से जहां से वो लगातार जीत रहे थे, और जैसा वो खुद कहते हैं कि मैंने कोई कसर नहीं उठा रखी, ईद बकरीद नमाज तक पढ़ ली, लेकिन सामने एक मुस्लिम कैंडिडेट यूसुफ पठान लेके आई ममता, और अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए। उनको समझ में आ गया कि साहब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, अगर सामने मुसलमान खड़ा होगा तो तुम्हारा ईद बकरीद नमाज रोजा कोई काम नहीं आएगा। तो कांग्रेस तो वैसे भी इट्स अ गॉन केस। आपने देखा है कि कांग्रेस बंगाल में कोई रैली सभा में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेती है। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ये ज़रूर चाहती है कि ममता बनर्जी उनको अपना आप पिछलग्गू वैसे ही बना ले, जैसे स्टालिन ने तमिलनाडु में कांग्रेस को पिछलग्गू बना रखा है, जैसे उमर अब्दुल्ला ने अभी कश्मीर में बना रखा है, जैसे समाजवादी पार्टी ने यूपी में बना रखा है, जैसे तेजस्वी ने बिहार में बना रखा है। तो वो वहाँ भी एक पिछलग्गू बनना चाहती है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परजीवी यानी कि पैरासाइट कहा है। हाँ, तो वैसे ही वो वहाँ पे एक पैरासाइट बनना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी इज वेरी शार्प। उन्हें मालूम है कि मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस का वोट किसने खाया? कांग्रेस का वोट भाजपा ने नहीं खाया। रीजनल पार्टी। कांग्रेस का वोट बंगाल में ममता ने, बिहार में लालू ने, उत्तर प्रदेश में मुलायम ने, दिल्ली में केजरीवाल ने, कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती ने,
साउथ इंडिया तमिलनाडु में स्टालिन ने, इन लोगों ने खाया भाई, इन लोगों ने खाया, भाजपा ने नहीं खाया इनका वोट। और ममता बनर्जी को ये बात मान, मुलायम सिंह यादव ये बात कहा करते थे अखिलेश यादव से कि तुम कांग्रेस को वापस उत्तर प्रदेश में जिस दिन पैर जमाने का मौका दे दोगे उस दिन तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि ये लोग कांग्रेस का ही वोट खा के आगे आए। और ममता बनर्जी ये गलती नहीं करती, वो कांग्रेस चिल्लाती रहती है कि साहब हमको अपने साथ ले लें, लेकिन वो बिल्कुल भी कांग्रेस को घास नहीं डालती। तो कांग्रेस की तो वहां वैसे भी हैसियत नहीं है। ममता बनर्जी लेकिन इस बार थोड़ा परेशान अवश्य दिख रही हैं, क्योंकि वो आपने देखा कि उनके एक विधायक बाबरी बना रहे हैं, और आपने ये भी देखा कि जो रीजनल वहाँ पे एक मुस्लिम आउटफिट है वो भी उनके साथ आ गया, हुमायूं कबीर के साथ। आपने ये देखा कि इस बात की बड़ी चर्चा है कि शायद MIM ओवैसी भी उनसे समझौता कर लें। और इस बार जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं उनका एक बड़ा दिलचस्प रोल सामने आया है। वामपंथियों का ये मानना है कि ममता बनर्जी ने उनको खा के खत्म कर दिया। कारण समझिए, वामपंथी खुद तो बड़ा डिक्टेटोरियल, बड़ा है तानाशाही सरकार चलाते हैं, लेकिन चाहते हैं सामने वाला बड़ा लोकतांत्रिक सरकार चलाए जिसमें वो अपना तमाम ड्रामा खेल सके। याद रखें, वामपंथ पनपता है लोकतंत्र में, और जब वो पूरी तरह वामपंथ में बदल जाता है तो लोकतंत्र का खात्मा कर देता है। वामपंथ के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि ये आज़ादी की बात करते हैं, अदालतों की बात करते हैं, फ्री मीडिया की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन एक बार जब वो सत्ता में आते हैं ये सब चीज़ खत्म हो जाता है। आपने आज तक चीन में, रूस में कभी कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं सुना होगा कि उन्होंने पुतिन या शी जिनपिंग के आदेश पर रोक लगा दी। तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। वामपंथियों को समझ में आ रहा है कि अगर उनको बंगाल में अभी जरा सा भी बचना है तो ममता से छुट्टी पानी है। तो ऐसे में वामपंथी जो वोट है, जो भद्रलोक का वोट है, थोड़ा बहुत जो वामपंथ से जुड़ा हुआ है, वो इस बार सोच रहा है स्ट्रेटेजिकली बीजेपी की तरफ मूव कर जाए। बीजेपी आ जाएगी तो वामपंथ फिर से जीवित हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो वामपंथ के साथ वही किया है जो वामपंथ ने कभी ममता बनर्जी के साथ किया था। तो अगर आप इसको सिर्फ देखते हैं अभी अगर कल को कोई इलेक्शन करा दिया जाता है वेस्ट बंगाल में, तो आप कहाँ देखते हैं जाता हुआ? आज कल परसों जो बीत गया है, कल जो आने वाला है, कल कभी भी अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो ममता, उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। बंगाल में चुनाव कराना चुनौती नहीं है, एक फेयर चुनाव कराना चुनौती है। आपको याद होगा वहां पे ये जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे और 23,000 पदों पर किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं, 20, 25, 23 कितने हजार पदों पर किसी ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया था। TMC के लोग 25,000 पद पे बिना लड़ाई जीत रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया था उस जमाने में, कहा था ये कौन सा चुनाव है जिसमें 25,000 पद खाली जा रहे हैं। तो वहां पर चुनाव कराना चुनौती नहीं है, एक फेयर चुनाव कराना चुनौती है। और उसके लिए माना जा रहा था, बहुत दिनों से भाजपा समर्थक इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराएगी, परंतु भाजपा ने वो गैम्बल नहीं लिया। भाजपा अभी भी भरोसा कर रही है कि जनता का टर्नआउट इतना ज्यादा होगा कि ममता हार जाएंगी। अब संवैधानिक व्यवस्था ज्यादा भारी पड़ेगी कि ममता की पार्टी की गुंडागर्दी, ये देखने की बात है। एक शब्दों का एस्केलेशन हम देख रहे हैं सर होते हुए। एक फॉर्मर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदमी आते, हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं, सनातन कुछ है ही नहीं, वो तो ब्राह्मणों का सब बना बनाया है, सब बकवास है। हुमायूं कबीर की तरफ से जो चीजें वहां पर बोली जा रही हैं कि मैं ये बाबरी बनाऊंगा, ये करूंगा, जो एक वर्ड्स की एस्केलेशन हमको दिखती है पॉलिटिक्स के अंदर होती हुई सर। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स, अब वो एक इनके भी स्टेटमेंट हैं, क्या नाम है, शिवसेना के जो माउथपीस है, क्या बोलते हैं उसको, ये जो रश्मि ठाकरे जी हैं जिसकी समाना, उन्होंने वहाँ पर हिंदू तालिबान का नाम लिया, ठीक है जी। उसके बाद आप देखते हैं कि असम के अंदर 48 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है मोहसिन खान, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि भैया यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तो एक वो जो लकीर खींचने की कोशिश दूसरी तरफ से भी करी जा रही है, इस तरफ से भी धीरे-धीरे दिख रही है, बट उसके ऊपर मैं आऊँगा। ये जो दूसरी तरफ से करी जा रही है सर, उसको हाउ आप आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में कैसे देखते हैं? इस देश के मुस्लिम वोटर को तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से बड़ी उम्मीद थी। इस देश के मुस्लिम वोटर को लगता था कि कांग्रेस हो गई, मुलायम हो गए, लालू हो गए, ममता हो गई,
शरद पवार हो गए, डीएमके हो गए, ये सब मिलकर उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति दिला देंगे और भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी और देश के ज़्यादातर स्टेट्स में भाजपा की सरकार है। ऐसे में जो मुस्लिम वोटर है और जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े राजनेता हैं, वो धैर्य खो रहे हैं, उनका पेशेंस लूज हो रहा है और वो अब किसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के भरोसे नहीं रहना चाहते। वो खुलकर अपनी बात कहना उन्होंने शुरू कर दिया है, फिर वो एक आम मुसलमान वोटर हो या मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ एमएलए या एमपी। इसी तरह की भाषा आप देख रहे हैं। हालांकि ये भाषा तो आप सोचिए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के ठीक पहले ही शुरू हो गई थी। आपको अकबर ओवैसी का वो भाषण याद होगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को काट देंगे। तो उस समय तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही नहीं बने थे ना, क्योंकि उसमें अकबर ओवैसी कहते हैं कि सुना है नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनेगा, हम भी देखेंगे कैसे बनेगा। तो आपने देखा था ना कि वो तो इमरान मसूद ने सहारनपुर में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही कह दिया था ना, जब उन्हें पता चला था कि नरेंद्र मोदी बनारस आके चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश आएंगे तो बोटी बोटी काट डालेंगे। तो ये तो मोदी का नाम आते ही उस समय से शुरुआत हो गई थी। अब ये चीज़ अपनी पीक पर जा रही है और अभी तो देखिए, कल मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बता रहे हैं कि हमको मस्जिदों में कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा करके रख लो, देश गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है और हिंदुओं को मारने में काम आएगा। आप म्यूट हो आदि। ओ सॉरी, ये तो सब पूरी खाली एस्केलेशन है। हाँ एस्केलेशन है, पर एस्केलेशन इस देश में क्या नया है आदि, आप बताएं। 1930s एंड 40s में इतना एस्केलेशन हुआ कि देश के दो टुकड़े हो गए। उसके बाद भी आप सोचें, इस देश में कई हजार कम्युनल राइट हुए, कई हजार। 2002 में वो अहमदाबाद राइट हुआ था, उसके बाद गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में कम्युनल राइट नहीं होता। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में आपने देखा है, मुलायम सिंह गवर्नमेंट में आपने देखा है, लालू गवर्नमेंट में कितने हजार कम्युनल राइट्स हुए। तो एस्केलेशन तो हमेशा वहां पे रहा है। लेकिन ये होता है कि जब एक, एक मुस्लिम समुदाय को सरकार की शह होती है, सरकार की पेट्रोनेज होती है, सरकार की तरफ से छूट होती है, तो फिर इस तरह के दंगे होते हैं। जब नहीं होती है छूट, योगी का जैसे आप शासन देख लीजिए, तो नहीं होती है, एस्केलेशन भी नहीं होता और दंगे भी नहीं होते। क्योंकि ये मेरे को सब क्यों मेरे को दिख रहा है कि कहीं न कहीं एक इस तरफ से भी जो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रीट पावर की तरफ एक डेमोंस्ट्रेशन भी दिया जा रहा है। बजरंग दल की तरफ का री-राइज़ जो दिख रहा है, इसके बारे में आपने थोड़ी बहुत बात करी है। अ, आप देखते हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनका प्रेज़ेंस स्ट्रीट पे वापस आ रहा है, जो मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ कि हमको भी वो चाहिए। उसके बाद एक आधा इंसिडेंट हो जाता है, उसके ऊपर एक पूरा इंटरनेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये बात मैं लगातार अपने पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ कुछ दिनों से, कि मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है कि आरएसएस ने और किसी हद तक बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को वापस मेन स्ट्रीम में लाने की सहमति दे दी है। और आपने देखा इधर लगातार बजरंग दल का कोई ना कोई किस्सा सामने आता रहता है, पूरे देश से आता रहता है। तो ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वो थे जो नरेंद्र मोदी की सरकार में एकदम साइडलाइन हो गए थे। हुँ। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जैसा आदमी आपने देखा एकदम खत्म हो गया पॉलिटिकली। तो लेकिन अब इनको वापस लाने की बात इसलिए भी है क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है, और ये समय के साथ इतिहास में कई बार साबित हुआ है, कि स्ट्रीट पावर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सड़क पे जो जिहादी भीड़ होती है, जो उन्मादी भीड़ होती है, जो नारे लगाती हुई हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ होती है, उससे डीएम भी डरता है, सीएम भी डरता है, पीएम भी डरता है और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट भी डरता है। आपको याद होगा कि नूपुर शर्मा से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने तो देश में आग लगा दी, तो क्या नूपुर शर्मा ने ऐसा कुछ कहा था कि जिससे कम या जिससे ज्यादा या जिसके बराबर पहले किसी ने ना कहा हो? लेकिन चूंकि नूपुर शर्मा की इस बयान से पूरे देश में लोग सड़क पे उतर आए, तो सुप्रीम कोर्ट भी झल्ला गया। जिस समय ये शाहबानों वाला जजमेंट आया था, तो दसियों लाख मुसलमान पूरे देश में सड़क में उतर आया था। लखनऊ से लेकर भोपाल तक कैसे प्रदर्शन हुए थे। तो उसके बाद आपने देखा कि वो राजीव गांधी ने उसको बदल दिया था।
छोड़ें, आप 1 मिनट के लिए मुस्लिम समुदाय को छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लॉजिकल बात कही कि SC/ST मामले में गिरफ्तारी के पहले एक बार जांच कर लें, सिर्फ इतना कहा। और SC/ST मामला कोई दरोगा या इंस्पेक्टर नहीं देखता है, SC/ST मामला कानूनन डिप्टी SP लेवल का आदमी देखता है, CO देखता है। तो उन्होंने कहा डिप्टी SP साहब, CO साहब जांच कर लें गिरफ्तारी के पहले। इतनी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और तमाम दलित संगठन सड़क पे उतर आए और मोदी सरकार के लिए शाबानो मोमेंट था। उन्होंने पीछे जाकर तत्काल सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया और कानून ही बदल डाला। देखा आपने? तो सड़क पे उतरी हुई जिहादी उन्मादी और नारे लगाती भीड़ से DM भी डरता है, CM भी डरता है, PM भी डरता है और सुप्रीम कोर्ट भी डरता है। तो ऐसे में स्ट्रीट पावर बड़ी ताकतवर हो जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका सारा कानून, आपका सारा कोर्ट, आपका सारा संविधान बाद में आता है, पहले तो सड़क पे ही फैसला होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं RSS और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की उपयोगिता को स्वीकारा है और उनको फिर से मेन स्ट्रीम में लाने का अगर प्रयास नहीं किया जा रहा है तो रोका भी नहीं जा रहा है। दैट इज इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक वो एक उस चीज में आई थिंक मैं आपसे पूरा अग्रीमेंट में हूँ सर। एक बड़ा पेचीदे सी चीज चल रही है जो देश के अंदर, अगर आप देखते हैं पिछले एक हफ्ते में कितने नैरेटिव्स, गिग वर्कर्स 31st को, अरावली, वो जो उन्नाव रेप केस, कितने नैरेटिव्स, मतलब एक एक नैरेटिव को इतना ऊपर लेके जाया जाता है कि भैया बस ये तो खत्म ही है, बस अब तो देश ही खत्म हो गया। लेकिन जो चीजें असली हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और यहाँ पर हमारे देखते हैं आप, अर्नब साहब भी थोड़ा घूमे हुए हैं आजकल, तो थोड़ा उसके बारे में भी काफी लोग कंफ्यूज हैं, जहाँ मैंने बोला है कि भैया TRP के रूल चेंज हुए हैं, बस उसका सर्वाइवल है, नथिंग मोर देन दैट। तो आप जब ये नैरेटिव गेम देखते हैं, कल से वो राघव चड्ढा, कुणाल कामरा और ये लोग लगे हुए हैं, गिग वर्कर्स गिग वर्कर्स गिग वर्कर्स, और वहां पर मैं बताऊं जोमेटो वालों ने तो अच्छे से बजा के जवाब दिया है इनको। तो अब ये कोशिश जो इनकी रेगुलर कोशिश है, एक वो जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी जो अभी यू नो जो बड़े फ्रेजाइल स्टेटस में होते हैं सर, ठीक है, उनके पास नौकरी है तो दे आर गुड, जब नौकरी नहीं होती दे आर इन अ डीप क्राइसिस, उनको क्राइसिस में डालने की ये जो कोशिश है, आप ये कैसे ये चलता रहेगा सर? क्योंकि यहाँ पर एक एक बहुत बड़ी कमी हमारी तरफ से दिखती है इसको काउंटर करने की। ऑल्दो ये फ्लैट पड़ जाते हैं इनके, बट देखिए, हम लोग साथ साथ जयपुर डायलॉग्स में थे आदि, मैंने वहां पे कहा था, मंच से कहा था कि नैरेटिव इज हिस्ट्री एंड परसेप्शन इज रियलिटी। तो जो नैरेटिव बना देते हैं वही इतिहास हो जाता है, जो आपको दिखा दिया जाता है, परसेप्शन जो होता है वही रियलिटी हो जाता है। लेकिन ये बताएं, आज के इस युग में नैरेटिव तोड़ने की जिम्मेदारी आदि अचिंत, संजय दीक्षित और अनुपम मिश्रा की नहीं, न नैरेटिव बनाने की, ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के उस विभाग की जिसको सूचना प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जिसको मैंने बार बार समझाया, हर शो में, हर पॉडकास्ट में डिटेल से कहा, ये इतना इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है कि जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने गृह मंत्रालय के अलावा जो मंत्रालय लिया वो सूचना प्रसारण था। ये इतना इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है कि नेहरू की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा गांधी को अपनी कैबिनेट में इनवाइट किया तो इंदिरा गांधी ने कहा मैं आऊंगी, पर शर्त है कि मुझे सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया जाए। तो इस देश के पहले सूचना प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सरदार पटेल थे। इस देश में इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रही और इतना इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने पास कई बार रखा है। इट्स सच एन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। हकीकत यह है कि अब तक सूचना प्रसारण मंत्री ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन और बाद में टीवी चैनल्स और अखबारों को देखता था। अब तो हकीकत यह है कि इसके कई विंग बनाए जाने चाहिए, कई डिप्टी मिनिस्टर, कई राज्य मंत्री होने चाहिए और कुछ किसी आदमी को सोशल मीडिया देखना चाहिए, किसी को वर्ल्ड मीडिया देखना चाहिए। तो ये तो अब काम इतना बड़ा हो गया है। आज की तारीख में सत्यता तो मतलब सच क्या है और सच किस चिड़िया का नाम है, किसको फुर्सत है कि देखे। जो दिखाया जाता है लोग उसी को सच मान रहे हैं। और ऐसे में जब नैरेटिव इतनी स्ट्रॉन्ग, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि नैरेटिव पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया और मीडिया में इस्तेमाल हुआ सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द रहा है, नैरेटिव नैरेटिव नैरेटिव। तो ऐसे हालत में जब नैरेटिव बनाने और नैरेटिव बिगाड़ने का खेल चल रहा हो, उसमें भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्री ही ना रखे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक एडिशनल चार्ज दे दे। व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक इज दैट?
जिस समय इस मंत्रालय में एक की जगह 4 मंत्री होने चाहिए, वहाँ पे मंत्री ही नहीं। तो मेरी एकदम समझ के बाहर है। और यस, नैरेटिव तो बनाए जाएंगे, अभी भी बन रहे हैं, आगे भी बनाए जाएंगे, खूब बनाए जाएंगे, धड़ल्ले से बनाए जाएंगे। लेकिन उस नैरेटिव को बनाने या तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी, फिर भी मान भी लिया जाए तो बहुत कम है। बेसिकली दिस इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार इस नैरेटिव वॉर को बार बार हारती है, चाहे अरावली पे हारती है, चाहे रिजर्वेशंस पे हारती है, चाहे संविधान पे हारती है, वो हर जगह हारती है। इसलिए हारती है, अभी देखिए आपने 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने एक नया नैरेटिव चला दिया था कि दिल्ली में जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनको कुत्ते गिनने के काम पे लगाया जाएगा, और उसी को लेके बवाल हो। किसी ने नहीं, ये वो ज़माना है कि कहते हैं कौवा कान ले गया, तो आदमी हाथ बढ़ाकर अपना कान टटोलने की जगह कौवे के पीछे दौड़ने लगता है। तो ये ऐसे ज़माने में, ऐसे हालात में अगर आप मंत्रालय को ही आपने खाली कर दिया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही समझा पाएंगे, मेरी तो समझ के बाहर। अभी जो पीएमओ के अंदर जो कुछ चेंजेस हुए हैं सर, उसके बारे में काफी बवाल भी उठा था। हिंदू न्यूज़पेपर ने काफी कचरा लिखा था, वो हटे हैं, ये हटे हैं जी, वो हो गया जी, ये हो गया जी। तो ये जो चेंजेस हुए हैं उसमें क्या सिग्नल मिल रहा है आपको सर? देखिए, जो चेंजेस हुए हैं, जो मेजर चेंज हुआ है अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिहाज से, आपने देखा कि नवनीत सहगल का जाना हुआ है। नवनीत सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया था, और शायद मुझे कभी कभी लगता है उसी वजह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं लाया गया, क्योंकि इस बहाने से नवनीत सहगल को फ्री हैंड दिया गया। लेकिन नाउ दैट नवनीत सहगल हैज गॉन, वैसे भी एक बात समझ लें, ये खेल ब्यूरोक्रेट्स के बस के नहीं है। ये खेल ब्यूरोक्रेट्स के खेलने के नहीं है। इसके लिए तो यू नीड अ पॉलिटिकल पर्सन। एक राजनेता ही इस काम को बेहतर कर सकता है। और अगर आप चाहें कि एक ब्यूरोक्रेट वहां पर बैठ के नैरेटिव बना ले, नैरेटिव गिरा दे, तो एक तो आप उसकी योग्यता से बड़ा काम ढूंढ रहे हैं, वो इसके लिए ट्रेंड ही नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट इसके लिए ट्रेंड ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है नैरेटिव बनाने या गिराने की। और दूसरी बात, एक ब्यूरोक्रेट किसी भी सरकार से इस हद तक अलाइन नहीं हो पाएगा कि वो दूसरी सरकारों के या दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नैरेटिव से टकराए। उसकी लॉयल्टी भी हमेशा डाउटफुल रहती है। तो मुझे लगता है कि ये तो राजनेताओं के काम है, और राजनेताओं पे ही छोड़े जाने चाहिए। इंडीड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है सर। और सर फिर ये आपके पास इतने ढेर सारे लोग हैं, आपके पास सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हैं, निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, संबित पात्रा जैसे लोग हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप इनमें किसी को चुन लें भाई, जिसको आपको समझ में आए। मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी बड़ा अच्छा काम कर रही थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में। अगर वो हार भी गई तो आप उन्हें राज्यसभा के जरिए ला सकते हैं। तो ये पॉलिटिशियंस के काम है, और पॉलिटिशियन ही इसको दक्षता के साथ कर सकते उसके अंदर तो सर कोई डाउट दिखता नहीं है। सर आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, जहां पर ये जो सिविक बॉडी पोल्स चल रहे हैं, इसके अंदर काफी पीछे एक पॉलिटिक्स चल रही है, जिसको समझना कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। क्योंकि अब वही है, नैरेटिव का गेम है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है। यहाँ पर जो एक शिवसेना के लोग, जो उद्धव ठाकरे वाला गैंग है, और जो दूसरा राज ठाकरे के इधर-उधर मूवमेंट है, प्लस ये जो हैं। पवार गैंग फैमिली। सर अब गैंग ही है, क्या बोलें सर? क्या जो हिंदू तालिबान बोलते हैं सर हमको, तो हम क्या बोलें आगे? आई मीन तिलकधारी लोगों को सीधा बोलते हैं हिंदू तालिबान है। तो मैं तो एक्चुअली खुश हो गया था। मैं बोला चलो ठीक है, हिंदू तालिबान एटलीस्ट उनको समझ में आ गया कि भैया हम सनातन धर्म हमारा सबसे पहले है, देश की रक्षा सनातन धर्म है, तो हमारा वो आगे ही रहेगा। मैं तो सर प्राउडली बोलता हूँ, गोदी मीडिया, देश की गोदी में बैठे हैं, द्रोहियों की गोदी में नहीं बैठे। क्या बात है आदि, वेल सेड। तो ये बड़ा सिंपल है। तो आप किस तरह देखते हैं सर महाराष्ट्र की जो ये बीएमसी और जो म्युनिसिपल पोल्स और ये लोकल बॉडी पोल्स हैं उसका? क्योंकि काफ़ी पावरफुल होती हैं, काफ़ी पैसा होता है इसके अंदर। 74,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, बीएमसी का ही सर। पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और इधर गोवा को देख लें, ये सारे राज्य ऐसे हैं जिनका बजट इससे कम है, टोटल बजट इससे कम है पूरे स्टेट का। तो जो बीएमसी है, ये एक आप इस तरह समझें कि खास तौर से शिवसेना की लाइफलाइन है। शिवसेना वैसे जब अपना राजनीतिक महत्व खो चुकी है, अपना राजनीतिक प्रभाव खो चुकी है, 20 सीटों पे उतर आई है, आप देख रहे हैं उसका क्या बुरा हाल हुआ है उद्धव ठाकरे के चलते। तो ऐसे में अगर उनकी रसद लाइन भी कट जाए, जहाँ से उनकी पार्टी को फीडिंग होती है, तो फिर पार्टी समाप्त होने के
कगार पे आ जाती है। ऐसे में शिवसेना के लिए ये डू और डाई वाला मोमेंट है। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ भी मिलाया, आपने देखा 2 दिन पहले राज ठाकरे के घर भी गए पहली बार। और उधर राज ठाकरे ने भी आपने देखा है कि वो भी एकदम ज़ीरो पे चल रहा है मामला। उनको भी लग रहा है इसी बहाने से दोबारा खड़े हो जाएँ मराठी मानुस का सवाल लेकर। तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है वो तो एकनाथ शिंदे शिंदे ही लेके उड़ गए हैं। और उसी का उनको भी साबित करना है कि मराठी मानुस पे उनकी भी पकड़ है, वरना वो शिवसेना का केवल नाम लेके क्या करेंगे। तो ये महाराष्ट्र की 2 शिवसेनाओं के बीच की तो टक्कर है ही। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक खेल है, कांग्रेस अकेले लड़ने की बात कर रही। सब पर सबसे 2 बातें इसमें निकलेंगी। नंबर 1 कि अगर बीएमसी हाथ से निकल गई तो उद्धव ठाकरे फिर कहीं के नहीं बचते, इसीलिए उनका इतना फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, इसका एक कोलैटरल डैमेज भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आदि, और वो है अजीत पवार। बीएमसी चुनाव में उन्होंने एनडीए छोड़कर शरद पवार से हाथ मिला लिया है, और उनकी इस समय जो एक ज़ुबानी जंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो एक वॉर ऑफ स्टेटमेंट चल रहा है, ये बताता है कि अजीत पवार ने भी अपने आप का आकलन ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया है। किसी ज़माने में जैसे बहुत लीडर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी हैसियत जितनी थी उससे ज़्यादा समझ ली, और इसका उनको खामियाजा, इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा है। आप एग्जाम्पल उद्धव ठाकरे को ही देख लें। अच्छा खासा आपकी पार्टी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, आपको अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राज कर रहे थे, पर आपको लगा कि आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि आप मतलब ना माया मिली, ना राम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हर स्टेट में आपको नजर आता है। बिहार में देखिए मुकेश सहनी इतने लंबे समय तक भाजपा के साथ है, जो कुछ सीटें जीते वो भाजपा से जीते, भाजपा को छोड़ दिए, खत्म हो गए। आप देखिए इनके साथ आकर अभी आपने देखा दुष्यंत चौटाला को, आपने देखा कल कैसे कैसे बयान दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसी भाजपा के साथ आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने घूम रहे थे, और फिर आप भाजपा से हटके जीरो पे आ गए, तब आप गालियां दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने ओम प्रकाश राजभर को इस तरह देखा है, आना जाना उनका भी लगा ही रहता है। तो इस बार मुझे अजीत पवार के साथ कुछ ऐसा ही लग रहा है। अजीत पवार को समझना चाहिए कि उनकी अपनी कोई खास हैसियत नहीं है। वो जो कुछ थे शरद पवार से जुड़ के थे। जब शरद पवार की अपनी हैसियत नहीं बची, शरद पवार की अपनी पार्टी एकदम ढक्कन हो गई है, तो उस केस में अजीत पवार क्या कितना ही होगा, लेकिन इतने लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो, और प्रभुता पाए काय मदराही। राम गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि सत्ता पाकर हर आदमी को मद हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इतने लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री रह के मुझे लगता है अजीत पवार ने भी एक गलत फैसला लेना शुरू कर दिया है। सर, अमित शाह जी की जो पॉलिटिक्स इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि भाई वो जितने भी इलेक्शन अपकमिंग स्टेट्स हैं उसके अंदर बोल रहे हैं कि भाई महीने में 3-4 दिन वहां लगाएंगे। वहां पर लोगों को जाके बोला भैया ग्राउंड पे जाओ, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगी। नहीं, ग्राउंड पे नहीं जाओ, उन्होंने कहा हफ्ते में 4 दिन ग्राउंड पे रहो, और एक एक दिन 5-5 मीटिंग करो, और इस सब का हमको फीडबैक दो 2 महीने तक, तब तीसरे महीने तय करेंगे किसको टिकट देना है बंगाल में। बंगाल में तो ये आपको फ्रेमवर्क दूसरी जगह पे भी दिखता है, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। जब तक आप ग्राउंड कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप उसके बाद काम करना शुरू हो जाओगे, तो एक रोलिंग स्टार्ट मिलेगा आपको। नहीं, भाजपा ने हमेशा जमीन पे काम किया, और उनके पास सबसे बड़ी बात कि जमीन पे लोग रहे हैं। कांग्रेस की आज सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनके पास बूथ लेवल के लोग नहीं। देखिए दिग्विजय सिंह ने ये बात सीडब्ल्यूसी में उठाई है। उन्होंने संगठन की कमजोरी पर ध्यान दिया है, और लगातार वेणुगोपाल को, चूंकि संगठन के लिए इंचार्ज हैं, उनको लगातार निशाना बनाया है। तो संगठन बहुत बड़ी चीज है। बूथ लेवल तो भाजपा हमेशा से अपने पन्ना प्रमुखों के लिए जानी जाती रही, पर भाजपा अगर आज जमीन पर मौजूद है, उसकी बहुत बड़ा, क्या मैं समझता हूँ, तकरीबन 90% कारण आरएसएस है। आरएसएस जमीन पे इस तरह बिछी हुई, उसका ऐसा जाल बिछा हुआ है। अब आप देखिए महाराष्ट्र, उसने कई हजार मीटिंगें की थी, और आरएसएस की जो मीटिंगें थी कितनी छोटी छोटी थी, 70-70, 80-80 आदमियों की मीटिंग, और उन्होंने हजारों मीटिंग करके एक माहौल तैयार किया। बंगाल में जो कुछ माहौल तैयार किया है, आप देखिए भाजपा ने क्या किया है बंगाल में। जो कुछ माहौल तैयार किया वो कम से कम 20 साल की मेहनत आरएसएस की नजर आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में आपको देखिए आरएसएस की मेहनत नजर आ रही, तमिलनाडु, केरल में आपको आरएसएस की मेहनत नजर आ रही। केरल में चूंकि वामपंथी हैं और मुस्लिम लीग है, इसके चलते केरल में तो नियमित तौर पे आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी होती रही, लेकिन आपको केरल में उनकी मेहनत नजर आती है। और जहां पे 2024 में आरएसएस से थोड़ी दूरी आई, तो आपने नतीजा भी देख लिया। तो ये जो जमीन पे अमित शाह करवा रहे हैं, और दूसरी बात, अमित शाह एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनका कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छा कनेक्ट है।
अभी मैं एक बड़े पत्रकार को कहता सुन रहा था कि साहब अगर एक कार्यकर्ता आ जाता है तो अपनी सारी मीटिंग छोड़ के सबसे पहले कार्यकर्ता को अटेंड करते हैं। तो अमित शाह वगैरह अमित शाह हो, मोदी हो, ये सब सड़कों पर पोस्टर चिपकाते हुए घूमते हुए लोग थे। तो मतलब नीचे से काम करते हुए ऊपर आए हैं। ये किसी राजवंश में नहीं पैदा हुए ना। राहुल गांधी कहते हैं मैं सत्ता के बीचों बीच पैदा हुआ। ये सत्ता के बीचों बीच तो दूर की बात, सत्ता के दूर दूर तक नहीं थे। बल्कि ये सब जब इन्होंने काम करना शुरू किया था तो बीजेपी किस हालत में थी आपने देखा है। और ये सब सड़कों पे पोस्टर चिपका के, स्कूटर से घूम के, पैदल घूम के, रिक्शे से चल के, तो ये लोग ऊपर आए हैं। तो जाहिर सी बात है ये बूथ लेवल तक मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एक स्टेट में फ्लॉ दिखता है सर, काफी बाकी स्टेट्स अच्छे चल रहे हैं, सब जगहों के अंदर अच्छा वो है। राजस्थान में, जयपुर में चीज हुई, उसका एक्शन ऑल्दो ठीक है, योगी साहब के टाइमलाइन पे नहीं हुआ बट एक्शन हुआ। सब लोग खुशी मनाते हैं कि यार कोई बकवास होती है तो वाट लगती है लोगों की, बढ़िया है। एक स्टेट ऐसा है जहां पर इश्यूज दिखते हैं, वो है एमपी। तो आपको क्या लगता है ये अभी इलेक्शन आ रहा है, इस मुद्दे पे इसको चेंज नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं लोग सर? व्हाई आर दे कंटिन्यूइंग विद दिस गाय जो ये बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर में, एंड ही इज इनइफेक्टिव? किसकी बात की आपने? मध्य प्रदेश में सर। मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में अब ये मोहन यादव हैज बीन अ बैड चॉइस सबको नजर आ रहा है। और मोहन यादव ने तमाम फैसले ऐसे लिए हैं। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए जानी जाती तो भगवान राम से अपने जुड़ाव के लिए जानी जाती है। राम आंदोलन उन्होंने चलाया है। बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर तक के निर्माण का वो श्रेय लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। तो इसके बाद राम के लिए जो पार्टी जानी जाती है, उसका मुख्यमंत्री अगर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके भगवान राम को जातिवादी और अत्याचारी बताता है, तो फिर ये इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। मोहन यादव ने ये स्टेटमेंट दिया, ये एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया, जूते पड़े शपथ फिर कर वापस हो गए। नहीं, वापस नहीं लिया उन्होंने, आज तक वापस नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ उस मुकदमे को टलवा दिया। चलवा दिया। और पी विल्सन जो कि डीएमके के सांसद हैं, उनको वकील किया था। तो मोहन यादव ने फिर अभी अनिल मिश्रा वाला केस सामने आ गया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा नज़र आ रही कि मोहन यादव की जो एरोगेंस है, और अपना एक मोहन यादव मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की तरह पीडीए बनाना चाहते हैं। तो वो एक अपना एक पीडीए का एक उनका चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी इनसे नुकसान होगा। तो मोहन यादव को आइदर ही शुड बी रेन्ड इन, या तो उनको समझाना चाहिए कि साहब वो अपने कार्यकलाप बदलें या अपना तौर तरीके बदलें। वैसे भी देखें, मध्य प्रदेश का जो चुनाव था वो मोहन यादव के नाम पे तो नहीं जीता गया था। मोहन यादव तो कहीं दूर दूर तक नहीं तो थे कि एमएलए के लिए बहुत महंगे आदमी थे। चुनाव तो जीता गया था शिवराज सिंह चौहान के नाम पर। लेकिन ठीक है, पार्टी भी अपने अपने फैसले लेती है। कभी वो फैसला योगी आदित्यनाथ जैसा सही निकल जाता है, कभी वो फैसला मोहन यादव जैसा गलत नहीं, निकल क्योंकि जाता है। सर इनकी एक तरकीब है जो मेरे को अच्छी लगती है कि ये आउटसाइड लोगों को लाके बिठाते हैं। रेखा शर्मा के आउटसाइड बारे में, आउटसाइड आउटसाइड नहीं, यंगर आउटसाइड लोगों मतलब को, यंगर 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 लोगों लॉट आप, को, यंगर अननोन लॉट लोगों देखिए ना। को। भारतीय जनता पार्टी देखिए, 1990 के पहले भारत में विपक्ष ही नहीं था। लोग कहते कांग्रेस जीती, भारत में कोई मुख्य विपक्षी पार्टी ही नहीं थी। थोड़े मोड़े रीजनल दल थे। आप देखिए, जनता पार्टी जिसने इमरजेंसी के बाद चुनाव जीता, वो भी कई पार्टियों को मिला के एक लूज सा गठबंधन हुआ और 2.5 साल में बिखर गया। तो भारत में विपक्ष ही नहीं था। 1984 में भारतीय जनता पार्टी बनती है, और 10 साल बाद आप देखते हैं कि वो सत्ता में आ जाती है। 12 साल बाद वो सत्ता में आ जाती है और अभी पूरे देश पे राज कर रही है। तो हकीकत ये कि अब तक कोई पार्टी थी ही नहीं। एक टीना फैक्टर था। कांग्रेस के सामने कोई था ही नहीं, इसलिए उनका चलता चला जा रहा था। तो ये, लेकिन उसमें भी देखिए 3 जनरेशन गुजर गई। पहली जनरेशन अटल आडवाणी की, दूसरी जनरेशन जिसमें आप कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे लोग देखते हैं, और तीसरी जनरेशन जिसमें आपको योगी और हिमंता जैसे लोग नजर आ रहे हैं। तो 3 जनरेशन के उन्होंने लीडर्स स्थापित कर दिए, और ये एक अच्छी बात है कि उम्र दराज हो रहे नेताओं की जगह वो यंग लीडर्स को ला रहे हैं स्टेट्स में, अच्छी बात है। पर मैंने कहा ना कि जब आप फैसले लेते हैं तो कोई फैसला सही और कोई गलत निकलता है। उत्तर प्रदेश में आपका योगी का फैसला हिट हो गया, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव वाला फैसला ऑन द फेस ऑफ इट गलत नजर आ रहा है। नहीं, बट आई रियली अप्रिशिएट कि ये अननोन और यंगर लोगों को आगे अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सर मैं स्विंग बैक करूंगा लास्ट सेगमेंट में, आपसे मेरे को सवाल पूछना है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल से ये भी खबर आई है कि ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, जहां पर वो कहती हैं कि इतना जल्दी आपने एसआईआर कराया, बिल्कुल भी ग्राउंड वर्क प्रिपरेशन कुछ नहीं है, और पूरा प्रोसेस फ्लॉड है। कोई ट्रेनिंग नहीं करी ऑफिशियल्स को, कोई आईटी सिस्टम्स आपके काम नहीं करते हैं, सब अनस्टेबल है, सब बंद हो जाता है, और जो भी है बिल्कुल भी ऊपर नीचे है।
कोई क्लैरिटी नहीं है आपकी तरफ से और ये क्या, ये ऐसे कैसे चलेगा टाइप्स। तो उन्होंने एक पूरी ज़बरदस्त लंबी चिट्ठी लिखी है। मुझे लगता है इस तरह लगातार एसआईआर का विरोध करना कहीं न कहीं आपके अपने कैडर को और आपके अपने वोटर को हतोत्साहित करता है, डिमोरलाइज़ करता है। आप लगातार इस तरह एसआईआर को लेकर हंगामा काटते रहेंगे तो एक जनरल मैसेज जाता है कि आप अपने वोट खो रहे हैं, आपके वोट खो गए हैं। और एक बार इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका कैडर हो, चाहे आपका वोटर, चारों ही हतोत्साहित होते हैं और ये चीज़ चुनाव में बहुत अच्छी नहीं होती है। ममता बनर्जी को अपनी स्ट्रैटेजी को रिविज़िट करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके कहने से एसआईआर रुकेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक ने एसआईआर रोका नहीं है, तो लगातार अगर आप रोना रोते रहेंगे तो जो मैसेज जाएगा आम आदमी के बीच में वो यही जाएगा कि आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करें। एक गंदा सवाल है सर, बट मैं आपको पूछना चाहूँगा ये चीज़, क्योंकि पॉलिटिक्स गंदी चीज़ होती है, बट अब जो भी है। सर, जो वेस्ट बंगाल में चीज़ें हुई पिछले साल, ठीक है? उसके ऊपर नारे बने, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं, ठीक है? ये नारे बने। उस पे डायरेक्टली हिंट करके नहीं बोला गया, बट उसके टाइम पे ये सब चीज़ें आई। अब जब फिर भी दोबारा बांग्लादेश में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? उसका इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल और असम में क्या होगा? डेफिनेटली होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और ख़ास तौर से जो दीपू चंदास वाली घटना हुई है, जिसको मैं दुनिया की सबसे बड़ी लिंचिंग मानता हूँ, जहाँ हज़ारों लोगों के सामने एक व्यक्ति को नंगा करके मारा गया और उसके बाद उसको फांसी पे लटका दिया गया, फिर ज़िंदा जला दिया गया और उसको लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ हज़ारों कैमरास पे और तमाम सोशल मीडिया के हैंडल्स पे। ये अपनी तरह की एक स्तब्ध कर देने वाली, चकित कर देने वाली और डरा देने वाली घटना हुई है। और मैं दीपू चंद दास की एक ऐसी घटना है जो बंगाल के दलितों को छोड़ के, दलितों को ही नहीं लीजिए, मतलब उनके सो कॉल्ड भद्रलोक तक, जिसने एक हलचल मचा रखी है। और लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस पे कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया, कोई इसका संज्ञान नहीं लिया, कोई बयान नहीं दिया। तो ये बातें तो हैं लोगों के दिमाग में। और मैं इसको पोस्ट भी कर चुका हूँ, आदि मैं लिख भी चुका हूँ अपने ट्विटर हैंडल पे। और मैंने इसको कहा भी है अपने पॉडकास्ट पे कि ये एक ऐसा इशू है जो नज़र तो नहीं आ रहा है, पर बंगाल में होने वाले चुनाव पे एक बड़ा असर आपको डालता हुआ नजर आएगा। क्या ये असर आपको बंगाल में, असम में और तमिलनाडु में, तीनों में दिखेगा सर? तमिलनाडु बिकॉज़ में दिखे ना दिखे, बंगाल और असम में तो डेफिनेटली दिखेगा। अब तमिलनाडु तमिलनाडु की में वो थोड़ी सी लोकेशन जो अलग हो जाती है, फिर वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक इतना प्रभावी नहीं है, मुस्लिम समुदाय इतना इफेक्टिव नहीं है। तमिलनाडु में दिखे ना दिखे, पर बंगाल और असम में तो डेफिनेटली इसका बड़ा असर आपको नजर आएगा। जो दिया का इश्यू हुआ है वहाँ पर, तमिलनाडु में, उसका हाँ सिमिलर वही, इम्पैक्ट। हाँ हाँ, यस यस यस, उस issue- और वो जो आपने देखा कि एक दीप जलाने को लेकर जिस तरह स्टालिन सरकार ने रिएक्ट किया, ऑफ कोर्स उसका असर तो आएगा, उसका तो वहाँ बड़ा असर आ रहा है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी आ रहा है। ये जो पोलराइज़ेशन होती है सर, ये तो सरकार को, बीजेपी को हेल्प करेगी। नहीं, डेफिनेटली बीजेपी अपने लेवल पे वहाँ पे सरकार में यहाँ बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये पोलराइजेशन उनके खिलाफ तो जाएगा ही जाएगा। और जहाँ तक ईसाई वोटों का सवाल है, जिसके लिए डीएमके इतनी आफत काट रही है, उसके लिए आपके सामने एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है विजय के रूप में। और माना जाता है कि ईसाई वोटों को काटने में वो काफ़ी बड़ा एक रोल अदा करेगा। तो अब ये देखना होगा कि वोट किस तरह स्प्लिट होते हैं। अगर स्टालिन को वोट कट के विजय को चले जाएंगे और एनडीए गठबंधन को नहीं आएंगे तो वो फ़ायदा उतना नहीं होगा। लेकिन अगर वो एआईडीएमके या भाजपा के साथ आ गए तो बहुत असर पड़ जाएगा। लेकिन स्टालिन और ममता दोनों दिक्कत में हैं, और दोनों की जो बदजुबानी है और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं और जो उनके तरीके हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो दोनों ही डरे हुए। ये मतलब मैं खत्म करने वाला था इसके बाद, एको आ रहा है, बट थाने के रिजल्ट्स आए हैं सर, जहाँ पर सेना और बीजेपी जीत गई है। अब आप सोचिए, थाने वो जगह है जहाँ पे राज ठाकरे का गढ़, जहाँ पे उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की थी। तो आप बताइए सर क्या होगा अभी आगे? ये तो मतलब देखिए, क्लियर आ रहा है ना आपके सामने? मैं पहले से माना जा रहा है कि साहब निकाय चुनाव पहले भी जो नतीजे आए हैं उससे यही नजर आया है कि
भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक बड़ी लीडिंग पोजीशन में, बड़ी एक प्रभावी पोजीशन में, इसमें दो राय नहीं है। पर द इलेक्शन जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, जो लाइफ एंड डेथ का मामला है उद्धव ठाकरे के लिए, वो बीएमसी है। सर ओवरऑल ऑपोजिशन की जो डेस्परेशन है, कहाँ देखते हैं उसको? क्योंकि राहुल गांधी जी की तरफ से जो अभी बाहर के ट्रिप्स हुए हैं, मैं इसको एक फ्रस्ट्रेशन मानता हूँ सर, मैं इसको एक्शन नहीं मानता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन मानता हूँ कि लोग हालत खराब है। बट फ्रस्ट्रेशन बंदे वाले डेंजरस होते हैं। मैंने तो धुरंधर फिल्म का हवाला देके मैं अक्सर करता हूँ कि घायल हो तो घातक हो। और देश में जो विपक्ष है, ना सिर्फ हार रहा है, ना सिर्फ लंबे समय से हार रहा है, बल्कि आने वाले दूर दूर तक समय तक उनको जीतने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में उनके फ्रस्ट्रेशन के चलते तमाम इस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि वो एक खतरनाक लिमिट तक पहुंच रहे हैं। इंडीड सर, सुधांशु त्रिवेदी जी ने यही चीज बोली, आप भी यही चीज बोल रहे हो। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आपसे बात करके हमेशा एक डिफरेंट एंगल मिलता है, एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज लुक फॉर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। ऑलवेज अ प्लेजर आदि। नमस्कार। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिए चैनल को। जय हिंद।